ब्राह्मी विद्यापीठ की तरफ से मेरा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत साल हो गए, लगभग इस बात को हुए 2 साल हो गया है कि बहुत सारे बैंकों का मर्जर बहुत सारे बैंक्स में हुआ है। बहुत सारे रिफॉर्म वगैरह थे जिसकी वजह से ये स्टेप गवर्नमेंट को लेना पड़ा है और इसके चलते बहुत सारे बैंक जो हैं वो एक बैंक दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है। आप भी अगर अपना अकाउंट किसी न किसी बैंक में अगर खुलवाया होगा तो आपको भी इस बात से कभी जूझना पड़ता होगा कि मेरे बैंक का नया आईएफएससी कोड क्या है, मेरा बैंक किस में मर्ज हुआ है। तो आज चलिए उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैंक हमारे जीवन की आज लेन देन का एक अहम मुद्दा बन चुका है। ऑनलाइन बैंकिंग हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन किसी भी तरीके का क्रेडिट डेबिट, हम हर वक्त इस बात से अपने आप को जागरूक रखना चाहिए कि हमारा बैंक जो है वो किस में मर्ज हुआ है। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 लिस्ट बना दी है बैंक मर्जिंग में कि एंकर बैंक मतलब कौन सा बैंक है मौजूदा और उसमें कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं। और यहाँ पे ये इतनी रिलेवेंट नहीं है तीसरा जो कॉलम है कि उसकी लगभग कितने ब्रांचेज अभी भारत में हैं। इम्पॉर्टेंट ये दोनों ही है कि कौन सा बैंक है, उसका नाम क्या है, और अगर आपका बैंक पुराना उसका नाम कुछ और था तो वो किस में मर्ज हुआ है। देखिए, सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, पीएनबी जिसे आप कहते हैं। सबसे पहले तो पीएनबी है। पीएनबी मर्ज हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अगर आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रहा होगा तो अब वो बैंक नहीं रह गया, अब वो बैंक पीएनबी कहलाता है, वो पीएनबी में मर्ज हो गया। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों किस में मर्ज हो गए? ये दोनों मर्ज हो गए पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में। इसके लगभग 11,437 ब्रांच हैं पूरे भारत में। दूसरे नंबर पे कैनरा बैंक आ जाता है। कैनरा बैंक जो है वो उसमें सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है। कैनरा बैंक के अंदर में सिंडिकेट बैंक जो है वो मर्ज हुआ है और इसकी लगभग 10,342 शाखाएं पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं। आगे इंडियन बैंक आता है। इंडियन बैंक के अंदर एक बहुत बड़ा बैंक इलाहाबाद बैंक, ठीक है। इलाहाबाद बैंक को अब इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है क्योंकि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है। आगे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज कर दिया गया है। ये दोनों बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत आते हैं, ओके। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, ये दोनों बैंक आते हैं। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज हो गए हैं। इसके लगभग 9,609 शाखाएं पूरे भारतवर्ष में हैं। इसके बाद लास्ट जो बैंक हमारे पास है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी एक इंडिविजुअल शाखाएं चलती थी जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज करके अब फुल्ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक, ठीक है। 24,000 से अधिक शाखाएं पूरे भारतवर्ष में इसकी फैली हुई हैं। सवाल ये बनता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्रीय बैंकों का, नेशनल बैंक का मुद्दा सामने था, ठीक है। 1975 के बाद मुद्दा ये आया कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, नेशनल बैंक का दर्जा इन्हें दे दिया जाए। फिर हमने देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम बैंक की शाखाएं गांव-गांव तक, हर ब्लॉक तक बैंक की शाखाओं को पहुंचाया। अब ये हमारे सामने मुद्दा है कि ये जो ब्रांच हमने बनाई हैं ढेर सारी, इनको मर्ज करके एक ब्रांच में क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है? कई बैंकों को एक बैंक में क्यों मर्ज किया जा रहा है? इसके क्या रीजंस हैं?
चलिए समझते हैं। रीजंस फॉर बैंक मर्जर में अगर आप देखें तो मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है वो ये है कि की रीज़न फॉर द मर्जर इज़ द वेट ऑफ माउंटिंग बैड लोन्स ओवर द ईयर। बैड लोन्स क्या होता है? ऐसे लोन्स जिसको बैंक ने दे दिया है लेकिन उसे वापस वसूलने की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। आपने 100 लोगों को लोन दिया, उसमें से लगभग 75 लोगों ने दिया लेकिन 25 लोग डिफ़ाल्टर घोषित हो गए, है ना। तो ये जो रेशियो है बैड लोन्स का, इसे बैड लोन्स कहते हैं कि जब आप बैंक ने जो लोन दिया वो उसे वसूल ना सके किसी भी कारण से, तो उसे बैड लोन कहा जाता है। तो ये जो बैड लोन का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। उसे कम करने के लिए अब कई बैंकों को एक में मिला दिया गया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा बैंकों में जो जिम्मेदारी है वो बढ़ेगी। दूसरा मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण लगता है वो ये है कि ऑस्टेंसिबली एम्ड at improving operating efficiency, governance and accountability and facilitating effective monitoring। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके अलावा भी आती थी बैंकों में, जैसे टाइम पे सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाना, जो CRR है, SLR है, इसको मेंटेन ना कर पाना। इन सभी चीज़ों को अब आराम से मैनेज किया जा सकता है। जो गवर्नेंस का पार्ट है, इफ़िशियंसी, बैंकों की जो इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाने का काम है, वो अब आराम से देखा जा सकता है। क्रिएटिंग ग्लोबली स्ट्रॉन्गर बैंक, डूइंग अवे विद नीडलेस ओवरलैप्स इन ऑपरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनसेरिंग इन इकोनॉमीज of scale to bring down cost have always been at the heart of any consolidated drive। देखिए बैंक जो होते हैं ना, कि वो किसी देश में बैंक कैसा काम कर रहे हैं, अगर हमें किसी देश की इकोनॉमी को समझना है तो देखना पड़ेगा उस देश में जो बैंक है वो कैसे काम कर रहे हैं, बैंक कितने प्रॉफिट में है, बैंक कितने लोन दे पा रहे हैं, कितना लोन वसूल पा रहे हैं, कितना जो बैंक है वो सोशल डेवलपमेंट का काम कर पा रहे हैं, सोशल एम्पावरमेंट का काम कर पा रहे हैं। तो अगर किसी देश की इकोनॉमी को आपको स्टडी करना है तो वहाँ देखना पड़ेगा वहाँ के बैंक कैसा काम कर रहे हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट है कि क्यों हमने मर्जर किया, वो इसलिए कि टू मूव वॉज एम्ड एट क्रिएटिंग नेक्स्ट जनरेशन बैंक विद स्ट्रॉन्गर नेशनल प्रेजेंस एंड ग्लोबल आउटरीच accompanied by enhanced capacity to increase credit to various important sector of the economy। आज के समय जब डिजिटल इकोनॉमी की बात चल रही है तो सभी बैंक लगभग अपनी डिजिटल सेवाएं, जिसे ई बैंकिंग कहा जाता है, वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ई बैंकिंग लगभग नेट बैंकिंग, जिसे आप ई बैंकिंग कहते हैं, वो मुझे नहीं लगता आज के समय भारत के किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में ना वो सुविधा हो, हर जगह है। उन्हें ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम से, डेबिट सिस्टम से जोड़ दिया गया है। भारत के बैंक इतने स्ट्रॉन्गर हैं कि वो अपनी जो ATM कार्ड फैसिलिटी है, रुपए जिसे आप कहते हैं, दूसरे देशों तक उसकी फैसिलिटी को बढ़ा रहे हैं, अपने ब्रांचेस को ओवररीच, ठीक है, बाहर के देशों में ओपन कर रहे हैं। तो कई सारे बदलावों की जो ज़रूरत थी वो, अब कई बैंक होते तो सभी बदलाव को सभी बैंक तक कम बैंक हैं तो जल्दी जल्दी सभी बदलावों को आसानी से सभी बैंक तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों को देखने पड़े। और वो चैलेंजेस क्या क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जैसे आपने ऊपर देखा कि आपके पास विजया बैंक है, देना बैंक है, आंध्रा बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, ऐसे बहुत सारे बैंक जो थे वो रीजनल एरिया में ओपन किए गए थे, ठीक है, रीजनल लेवल पे वो बैंक ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन जब मर्जर हुआ उन बैंक का आपस में तो बहुत सारे कल्चरल डिफरेंस, क्योंकि जो एम्प्लॉई हैं आफ्टर ऑल उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न करती है, तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ही वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उनको बहुत सारा कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंस, क्योंकि अगेन उन्हीं एम्प्लॉयज़ को इधर उधर ट्रांसफ़र करके बैंक का काम करना पड़ा, राइट।
मैन पावर मैनेज करना बहुत अगेन अपने आप में एक चैलेंज था। HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वहाँ पे करना एक टास्क था। ब्रांच रैशनलाइजेशन, ठीक है, कौन सा बैंक का ब्रांच पहले कहीं और था फिर दूसरी जगह हो गया, फिर उस सभी चीज़ों को सेटअप करना, ये सब भी अपने आप में एक बर्डन था। और बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करना, ठीक है, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करना अपने आप में एक चैलेंज के रूप में आया। जैसे कि बहुत सारे जो कंप्यूटर्स थे, बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो पहले ऑलरेडी सिस्टम में है, फिर उनमें जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ये सभी समस्याएं तमाम तरीके की देखने को मिली। अगला बात था कि मेकिंग जियोग्राफिकली कंपेटिबल बैंक, ठीक है, जियोग्राफिकली जैसे कोई आज तक वहाँ पे मान लीजिए उस जगह वो ब्रांच किसी और नाम से ऑपरेट कर रही थी, अचानक से दूसरा बैंक उसे टेक ओवर करता है जिसमें वो बैंक मर्ज हुआ है, तो लोगों का एक विश्वास जीत पाना, जियोग्राफिकली कंपेटिबल बना पाना उस बैंक को, ये थोड़ा सा दिक्कत की बात थी। लेकिन अब लगभग 2-3 साल हो गए हैं और गवर्नमेंट इस चीज़ से अच्छे से कोप अप कर रही है और एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आफ्टर ऑल डिजिटल इंडिया में आप देखेंगे तो हम कहते हैं डिजिटल इंडिया मतलब सब कुछ डिजिटल हो गया, बट ये सभी चीज़ें जो हैं अंततः इकॉनमी से जुड़ी हुई हैं और इकॉनमी बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग बैंक, एक अपडेटेड बैंक, ठीक है, वही डिजिटल इंडिया को सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है, वही डिजिटल इंडिया को आफ्टर ऑल सपोर्ट कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें अलग नहीं हैं, आपस में बहुत ज़्यादा लिंक हैं। आई होप ब्राह्मी विद्यापीठ आपको ये समझाने में बिल्कुल सफल रहा होगा और आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी, और लिस्ट आप फटाफट से अपने पास रख लीजिए, इसे याद कर लीजिए, है ना, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस बात के लिए कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।